देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी का एक मिनी हैटन जिसको कहते हैं पाकिस्तान का माशी इंजन और रोशनियों का शहर कराची आज बूंद बूंद पानी को तरस रहा है और गंदे पानी की निकास के संगीन अजाब का सामना कर रहा है। एक तरफ प्यासे आवाम है तो दूसरी तरफ सरकारी दावे हैं, बजट की फाइल्स हैं और अरबों रुपए का मेगा प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। लेकिन सवाल यह है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स पर नजर डालें तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक कराची को रोजाना कम व बेश 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, जिसके बरक्स वाटर कॉरपोरेशन सिस्टम के मुताबिक शहर को दरियाए सिंध और हब डैम से मजमूई तौर पर सिर्फ 1100 मिलियन गैलन फराहम किया जा रहा है, जिसमें से लाइन लॉसेस और चोरी की वजह से आवाम तक इसका एक बड़ा हिस्सा पहुंच नहीं पाता है। अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करें जिन पर शहर का मुस्तकबिल टिका हुआ है तो इनमें सबसे अहम K4 प्रोजेक्ट है, जिसका जिक्र हमने बजट में भी सुना और इन दिनों हम देख रहे हैं कि उसकी धूम धूम है और जिसका मकसद शहर को 650 मिलियन गैलन पानी फराहम करना है। हैरत अंगेज बात यह कि शुरू में इस मंसूबे का तखमीना सिर्फ 25 अरब रुपए था, जो अब बढ़कर 171 अरब रुपए तक जा पहुंचा है और वापदा के मुताबिक इसका 60% काम तो मुकम्मल हो चुका है, मगर वफाकी बजट में इसके लिए मांगे गए 40 मजीद अरब रुपए के मुकाबले में महज 3.2 अरब रुपए की ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रकम मख्तस की गई है, जिससे इसकी तकमील अब जून 2027 तक बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। इसी तरह कराची वाटर एंड सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी KWSSIP का 12 साला मेगा मंसूबा 1.6 अरब डॉलर यानी तकरीबन 440 अरब रुपए के खतीर रकम से वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक और हुकूमत सिंध के इश्तराक से चल रहा है। इस मंसूबे के फेज 1 पर करोड़ों रुपए की लागत से सेवरेज के निजाम को जदीद बनाने के लिए हाल ही में 630 मिलियन रुपए की लागत से 20 नई जदीद जेटिंग और सेक्शन गाड़ियां भी सिस्टम में शामिल की गई हैं, मगर ताहाल जमीन पर नालों की सफाई, ओवरफ्लो का मसला जू का तू दिखाई देता है। आवाम का सवाल सीधा है कि जी अरबों रुपए के बजट मिलने और गैर मुल्की कर्जे लेने के बावजूद पीने का साफ पानी अब भी माफिया के टैंकर से महंगे दामों क्यों खरीदना पड़ता है, सेवरेज की लाइंस क्यों बल रही हैं और कब तक कराची के शहरियों को इस अजाब से निजात मिलेगी। इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंजीनियर असदुल्ला खान साहब, और हमेशा से हमारे प्रोग्राम में आते हैं, जवाब देते हैं सारे सवालों के। आज उनसे जानते हैं और उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ फरमाए हुए। समझ तो गए हैं आप जो इश्यूज हमारे पास हैं इस वक्त। सबसे पहला सवाल ये कि K4 प्रोजेक्ट की लागत हमने देखा था 25 अरब से शुरू हुई, अब 171 अरब रुपए तक पहुंच गई। इस मुजरिमाना ताखीर का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है या वफाकी और सूबाई हुकूमत है, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका पहला जो आपकी प्रेजेंटेशन थी जिसमें आपने फरमाया कि कराची की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 1200 मिलियन गैलन है, लेकिन 1100 मिलियन गैलन पानी सप्लाई हो रहा है, तो मैं आपसे एक मुदबाना गुजारिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दें। इसकी करेक्शन कुछ इस तरह से है कि 550 मिलियन गैलन इंडस से हमें मिलता है और 100 मिलियन गैलन जो है वो हमें मिलता है हब से, तो ऑल टुगेदर ये हो गया 650 मिलियन। बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी एक करेक्शन अब आप तक पहुंचे। दूसरा जो इसका पहला मैं वाटर के ऊपर बता दूं आपको कि पानी की जो इस वक्त तलब और रसद है उसके अंदर राउंड फिगर में अगर आप लेंगे तो 50% पानी अवेलेबल है और 50% पानी अवेलेबल नहीं है। पहला तो आपके सवाल का ये जवाब है कि जो पानी की इस वक्त डिमांड और सप्लाई है, क्योंकि गर्मी है जैसे आपने फरमाया कि कराची बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। देखें, जैसे मैंने अर्ज किया कि 650 तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि डिमांड ज़्यादा है 1200 की है जैसे आपने फरमाया और सप्लाई जो है वो 650 की है, तो सबको पानी नहीं मिल सक रहा है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूँ आपके साथ कि ऐसा भी नहीं है कि अगर पूरे शहर के अंदर खुदा ना खास्ता पानी किसी को भी न मिले तो मेरा एक अंदाजे के मुताबिक न मैं अपने ऑफिस में बैठ सकता हूँ न आप अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को अगर बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा और बहुत ज़्यादा लोगों का उसके ऊपर शोर और शराबा होगा। तो पानी ज़रूर अवेलेबल है लेकिन उस मिकदार में नहीं है। अब क्योंकि ये भी मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि पहले मैं ये अर्ज पहले भी किया है, आज फिर से दोबारा मैं दोहराता चलूँ कि कराची का लास्ट प्रोजेक्ट जो हुआ था
वो हुआ था 2006 के अंदर, और आज हम इस वक्त 2026 में बैठे हुए हैं, मिड ऑफ 2026 है। तो इस पूरे 20 साल के अंदर जो लास्ट प्रोजेक्ट हुआ 100 MDD K3 प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो हुआ था हमारा 2006 में, और आज 2026, तो इट मीन्स कि तकरीबन बल्कि कंप्लीट 20 साल हो गए। 20 साल में कराची के अंदर 1 गैलन पानी का इजाफा नहीं हुआ। और अवामुन्नास जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि इस 20 साल के अंदर कराची की आबादी जो है वो ट्रिपल से ज़्यादा हो गई है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, जो आपने फरमाया, K4 प्रोजेक्ट 25 अरब की लागत से 176 अरब रुपए की लागत पे आ गया। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है, ये ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट जो है, ये कर रही है वापडा, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के फंडिंग से हो रहा है। इसके बारे में अगर बेहतर जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन जितना मुझे इल्म है, क्योंकि मेरी उनके साथ इंटरेक्शन रहती है, जितना मुझे इल्म है, तो उसके मुताबिक मैं बता दूं कि पहले ये कैनाल थी, कट कैनाल एंड डीप कैनाल, 2 कैनाले के सिलसिले से ये हमारा 112 किलोमीटर का जो था पूरा स्पेन जो था ये कैनाल का था। लेकिन वापडा ने जिस वक्त इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया तो ये सारा MS पाइप का है, और ये पूरा MS पाइप जो है वो किंजर से लेके और हब के इलाके तक ये कंप्लीट 112 किलोमीटर जो है ये MS पाइप है। नेचुरली MS पाइप की प्राइस ज़्यादा होती है। फिर जिस वक्त इसको कंसीव किया गया था 2018 के अंदर, 2019 के अंदर, उस वक्त MS की प्राइस कुछ और थी, और फिर ये प्राइस जो है नेचुरली बढ़ गई होगी। इस पूरे इस टाइम के अंदर देखिए ना, अगर देखें तो 7 साल के अंदर प्राइसेस जो हैं, या डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बढ़ गया हो, ये प्राइस इसकी बढ़ गई होंगी। लेकिन इस बार इस सिलसिले में वापडा बेहतर तौर पे रिप्लाई कर सकता है। अच्छा, देखिए, आपने कहा कि लोग, मैं भी पूरे ऑफिस नहीं बैठ सकता, आप भी नहीं, और लोग उस तरह से, देखिए लोगों की बस हो गई है। अभी आपने खुद जवाब दिया कि 20 साल में 1 गैलन भी नहीं बढ़ सका, ठीक है, लोगों की बस हो गई है ना 20 साल में। इट मीन्स कि अगर 20 साल में एक कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो आज ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लोग इस हालात में रहते कराची वाले बेचारे, अब तो मतलब उनकी, क्योंकि एक किसी की कैपेसिटी होती है ना चीखने चिल्लाने की भी, शोर करने की भी, और अपनी बात मनवाने की भी, तो उनकी बेचारों की बस हो गई है। और अभी भी हम देखते हैं जब लोकली मुख्तलिफ एरियाज में जाते हैं, स्पेशली जब आउटकट्स पे जाते हैं, आउटकट्स क्या, जब आप डिफेंस में जाते हैं, मेन आपका एलिट एरिया है, वहाँ तक हम देखते हैं कि पानी जो है वो टैंकर्स के जरिए ही आ रहा है। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा अब तो ये कि जी वो कभी कमिश्नर की पाबंदी आ जाती है कि जी टैंकर्स नहीं जा सकते, कभी वो टाइमिंग्स की पाबंदी आ जाती है, कभी हम रोड एक्सीडेंट्स के इश्यूज देखते हैं कि जी हैवी ट्रैफिक नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जो है वो फला टाइमिंग्स कर दिए हैं ये। सो लोग तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं कि आखिरकार कब। फिर वफाक से जब बात हुई तो वफाक ये कहता है कि जी हमने तो अपना काम कर दिया है, जहाँ पानी का मामला था वो हमने कर दिया, अब लाइन्स बिछाना और घरों तक पानी देना ये तो सिंध गवर्नमेंट या वाटर बोर्ड करेगा, जिनके अंडर में ये सारा काम है। सो ये प्रोसेस कब होगा, कोई लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई उनको सुख का सांस मिलेगा? देखिए, मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि वापडा का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो जैसे मैंने आपसे किया कीजर से लेके हब तक का, उसका कमो बेश जो है वो 75% उनका वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है उनका। अच्छा, ऑगमेंटेशन का जो है वो हम प्रोसेस में है। इस वक्त ऑगमेंटेशन का जो पहला फेज़ है हमारा वो यूनिवर्सिटी रोड पे है, 2.7 किलोमीटर का, वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। और जो उसकी 3 लाइनें हैं, R1, R2, R3, वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है वो टेंडर शॉर्टली आप देखेंगे कि वो न्यूज़पेपर्स में आ जाएंगे वो, और उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक देखें अच्छी बात करने के ताल्लुक है, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मैक्सिमम मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो है 2027 तक जो है वो वापडा भी अपना काम कंप्लीट कर लेगा, और KWSC विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो है हम ऑगमेंटेशन का काम कंप्लीट कर लेंगे 2027 नेक्स्ट ईयर, यानी तकरीबन 1.5 साल का एक नेक्स्ट ईयर ना, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, क्योंकि मेरा यही सवाल था, सॉरी साहब,
कि रवा बजट जो K4 के लिए जो है वो 40 अरब रुपए मांगे गए थे बजट में आपको, क्योंकि इसलिए पता है ना, क्योंकि आप तो खुद सिंध गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं सारा, मगर सिर्फ अभी तक हमने उसमें देखा कि 3.2 अरब रुपए मिले हैं, जो कि ऑफकोर्स एक ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ ही है बजट के बाद। तो ये चूंकि जून 2027 की बात हो रही है, तो क्या जून 2027 तक कहा जा रहा है, हुकूमत ये क्लेम कर रही है, सूबाई हुकूमत, तो चूंकि आप टेक्निकल आदमी हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि तब तक भी हो जाएगा मुकम्मल ये? मैंने जैसे अर्ज किया कि जो ट्रांसमिशन है वो वापडा का है, और नहीं आपका वाला साइड देखिए, फेडरल तो कह रहे हैं हमने कर लिया है, हमारी जो साइड है वो है 75 बिलियन की है ऑगमेंटेशन। वो ऑगमेंटेशन जो है उसके अंदर बजट का सवाल इसलिए पैदा नहीं होगा कि ये टोटल फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक की है, और वर्ल्ड बैंक वो फंडिंग करेगा, और जब वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा होता है तो उसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं आती है, उसके अंदर बजट का कोई सिलसिला नहीं होता है, बल्कि वो डायरेक्ट डिसबर्समेंट होती है और डायरेक्ट वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अकाउंट में आते हैं वाया फेडरल गवर्नमेंट, और वो प्रोजेक्ट जो है वो अपनी स्पीड के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जो आपने जैसे फरमाया कि जो वापडा का पोर्शन है उसके अंदर इस वक्त जो कम पैसे रखे गए हैं, देखिए अगर बजट में आज 10 बिलियन रखे हैं ट्रांसमिशन के लिए, जो वापडा का वर्क है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है, उसको रीअप्रोप्रिएशन भी किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक हो गया। अब लाइन लॉसेस की बात कर लेते हैं, और पानी चोरी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो रोज़ाना कितना पानी ज़ाया होता है, और आपका महकमा अपने ही अंदर मौजूद जो है वो काली भेड़ें जिनको पानी चोर कहते हैं को पकड़ने में उनको नाकाम क्यों होती है? देखिए जी, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूँ कि कितनी दफ़ा तो मैंने आपको फ़ोन किया, शहर में कहीं पाइपलाइन फटी हुई है कि यहाँ फटी हुई पानी ज़ाया हो रहा है, भेजें जल्दी से। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुराना है, और अगर ये डेली बेसिस के ऊपर होता है हमारी कि जहाँ पे लीकेजेस होती हैं, या जहाँ किसी भी जगह हमें बहुत ज़्यादा अगर हमें वेस्टेज नज़र आता है तो उसको हम ज़रूर एड्रेस करते हैं। ये हमारी कोशिश पूरी जारी रहती है। और जहाँ तक लीकेज का ताल्लुक है, तो लीकेज देखें 10% जो है वो अगर हम अपनी इर्द गिर्द की कंट्रीज़ के अंदर देखें, इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, तो उनके अगर आप साइट पे जाके देखेंगे तो वो 15% जो है वेस्टेज लेते हैं वो। लेकिन अगर हम 10% भी इसकी वेस्टेज लेते हैं तो 10% लीकेजेस ज़रूर हैं। और ये पाइपलाइन क्योंकि पुरानी भी हैं, ये पीआरसीसी की लाइन भी हैं, अब तो एमएस की लाइनें डलने लगी हैं, तो एमएस में नहीं होती है इतनी लीकेज, लेकिन जो पीआरसीसी की लाइनें हैं उनमें लीकेजेस ज़रूर होती हैं, लेकिन उसको गाय बगाए हम उसको ज़रूर एड्रेस करते रहते हैं। तो ये चेंज क्यों नहीं कर देते आप लाइंस एक दफ़ा ही? इतना टाइम हो गया है, इतने टाइम से एक ही सिस्टम चल रहा है। क्योंकि मुझे याद है जब अभी दोबारा तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नासिर शाह साहब ही हैं, लेकिन जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे, अभी तो मुर्तज़ा हैं, ठीक है, जब वसीम अख्तर साहब थे और जब आपको भी बुलाया था, आप चूँकि आप तो माशाल्लाह से 10 साल से ऊपर हो गया आपको वाटर बोर्ड में, मतलब हमें बुलाते हुए, तो वैसे उससे पहले से आप हैं, तो जब भी हमारी यही बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी जो सीवरेज का निज़ाम है, जो लाइनिंग का निज़ाम है, वो इतना पुराना है, नासिर शाह साहब का वो शॉर्ट में चला कर टाइम वेस्ट होगा भी, वरना मेरे पास भी है वो उनके प्रोग्राम, कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जी इतना है, और उस पर मैंने फिर आपसे भी इंडिविजुअली आपको लेके भी प्रोग्राम किया था कि उन्होंने कहा सारा सिस्टम हमारा जो है वो दोबारा से रिन्यू होना है और वो दोबारा से लाइन्स डलेंगी, सब होगा। तो क्या वो 2018 की बात है, इट्स ऑलमोस्ट 8 years, तो क्या वो चीज़ें हुई? क्योंकि अभी भी देखें ना, अभी तो ये मसला भी नहीं है आपके पास। पहले तो ये प्रॉब्लम आता था कि जी सूबाई और लोकल गवर्नमेंट्स के आपस में जो है वो टकराव होता था। अभी तो एक ही पार्टी है जिसकी हुकूमत सूबे में भी है, जिसकी हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट भी, मतलब मेयर भी उनका है। तो क्या ये मसाइल हल हुए हैं, हो रहे हैं, कुछ है या नहीं अभी भी? रिसेंटली देखें, एक अच्छी सी बात भी करता चलूँ मैं, कि हमारी लाइन नंबर 5 जो थी, वो जो मोस्टली आप सुनते थे कि जी दावी जी पे जो है लाइन फटने की वजह से जो है वो बंद हो गया पानी, वो लाइन जो है वो पूरी 4.5 किलोमीटर 72 इंच डाया की वो रिप्लेस हो गई है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और अब जो है वो लाइन एनर्जाइज हो चुकी है और लाइन वो इस वक्त चल रही है। देखिए, जैसे आपने फरमाया था कि शुरू में ही कि $1.6 बिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सीवरेज की लाइनें भी चेंज होनी हैं और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन भी होनी है। SOP 1 जो था वो सिर्फ था $100 मिलियन का, अब जो SOP 2 है वो $600 मिलियन का है। वो अपने फाइनल प्रोसेस के अंदर है। इसके अंदर बहुत सी जो सीवरेज की लाइनें हैं और जो पानी की लाइनें जिनको हम समझते हैं कि जो रिसाव का बायस बन रही हैं, वो हम चेंज करेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि पिपरी से हमारी जो लाइन 2 शूट निकलती हैं 66 इंच का
और 72 इंच का, उसमें जो 66 इंच वाली थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीकेज थी, वो भी 4.5 किलोमीटर की थी, जिसमें 66 से लेके और 54 तक का उसका डाया था। वो लाइन भी जो है चेंज हो गई है और अब उसके अंदर जो है लीकेजेस नहीं है। ये जो रज़ाकाबाद पुलिस स्टेशन है यहाँ से लेके और अप टू पिपरी जो है वो लाइन चेंज हो गई है। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि जी अभी यही वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के जो प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि ताउन से 1.6 अरब डॉलर का ये भी अभी हमने 440 अरब रुपए बनते हैं, ये 4 फेजेस में है। हाँ, का प्रोजेक्ट है। इस खरबों रुपए के फंड में लोग ये कहते हैं कि कराची के शहरियों को फ़ायदा अपेरेंटली क्यों नहीं नज़र आता। हर जगह जहाँ देखो वहाँ सीवरेज का टूटा फूटा निज़ाम, वहाँ कोई ना कोई मसला, पानी घरों तक नहीं पहुँच रहा। ये इस मसले से हम और इन मसाइल से हम कब निकलेंगे? कराची वाले पूछते हैं कि हम कब सुख का सांस लेंगे। देखिए, जो आपने आउटकट्स की बात की ना, बहुत सी ऐसी कच्ची आबादीज़ हैं जो कच्ची आबादीज़ न KTA ने डेवलप की, न वाटर बोर्ड ने की हैं, न KMC ने की हैं। वो कच्ची आबादी तो छोड़े, ये हाई राइज बिल्डिंग्स देखिए ना, आप लोग ही देते हैं ना इनको भी NOC वाटर कनेक्शन की। एक घर की एक लैंड पे कैपेसिटी है 10 लोगों के रहने की, और वहाँ जो 1000 का जो है वो घर बन जाता है। चले हम कहते हैं कि जी SBC तो जुल्म कर ही रहा है, लेकिन वाटर बोर्ड भी तो जुल्म कर रहा है, आप भी तो उनको कनेक्शन दे देते हैं। अब सवाल ये कि सेवरेज और वाटर दोनों का इशू, क्योंकि अगर जहाँ 1000 बंदा रहने की कैपेसिटी है वहाँ आप 10,000 की दे देंगे उनको परमिशन, तो कैसे चलेगा? देखिए, वो जो हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन है, हाँ, वो वाटर बोर्ड नहीं देता है, वो SBC देता है। बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं अपना, लेकिन आप भी तो दे देते हैं ना फिर कनेक्शन। हम कनेक्शन इसलिए देखिए, अगर मैं उनको हम कनेक्शन नहीं देते हैं, हाँ, तो वो इलीगली कनेक्शन ले लेंगे, ठीक। तो बेहतर ये है कि कम से कम उससे हमारा फाइनेंस जो है वो कम से कम हमारा इंक्रीज होगा, हमारी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अगर हम उन्हें कनेक्शन भी न दें, लीगली कनेक्शन भी न दें, तो वो इलीगल कनेक्शन कैसे ले लेंगे? वो इलीगल देखिए, जैसे आपने फरमाया अभी कि काली भेड़ें देखिए हर डिपार्टमेंट में होती है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अपने किसी चीज़ को गलत काम को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन वाटर बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक है इसमें भी उतनी ही करप्शन है जितनी और डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसको हम कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि उसको कम से कम मिनिमाइज़ किया जाए। जहाँ तक कनेक्शन का लगाने का ताल्लुक है, निचला स्टाफ मिलके उन्हीं बिल्डर से मिलके या जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनसे मिलके इलीगल कनेक्शन ले लें, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम उनको ऑफिशियल कनेक्शन दें, ताकि वो एक तो हमारी वो कनेक्शन के चार्जेस वो आ जाएंगी, दूसरा जब वो कनेक्शन जब वो इंस्टॉल हो जाएगा और कनेक्शन शुरू हो जाएगा तो हमारी बिलिंग शुरू हो जाएगी। बिलिंग शुरू होगी तो वाटर कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू गॉट योर पॉइंट, ठीक हो गया। एक इल्ज़ाम और लगता है, इल्ज़ाम कह लें आप या जो भी कह लें, क्योंकि हम जैसे कहते हैं लोकली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमारी टीम्स, हमारा पूरा एक प्रोग्राम होता है कराची के हवाले से, आपको पता है, जो लोकली जाके हर एरिया में किया जा रहा होता है। तो वो अब उसमें एक सवाल लोग करते हैं, ये हमारा नहीं, ये लोगों का सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वाटर कॉर्पोरेशन जानबूझकर लाइंस में पानी नहीं देता, स्पेशली जो आपके एक्सियंस हैं वगैरह। कहा यह जाता है कि टैंकर माफिया का अरबों रुपए का बिजनेस है, उसको चमकाने के लिए आपका गठजोड़ है, आपका वाटर कॉर्पोरेशन का, और इस गठजोड़ पर लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं। देखें, जहाँ तक वह हाइडेंट का ताल्लुक है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के सिर्फ 7 हाइडेंट हैं, और अगर आप टोटल पानी के क्वांटम देखें 650 MGT, ये इवन समर, पीक समर, ये इस वक्त पीक समर हमारा चल रहा है, पीक समर के ज़माने में भी ये 7 हाइडेंट जो हैं ये 20 से 22 MGT पानी लेते हैं। 650 में से अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये कोई जाके बनेगी मैक्सिमम 4% बनेगी। तो ये हाइडेंट जो हैं ये बेसिकली कराची के आउटकट्स में बने हुए हैं, ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अगर सपोज आप कहते हैं कि जी आज ये हाइडेंट बंद कर दिए जाए, तो ये हाइडेंट अगर हम बंद भी कर देते हैं तो जो एंड यूज़र है उस तक ये पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए नहीं पहुंचेगा कि ये रास्ते में ही कंज्यूम हो जाएगा। तो जहां तक हाइडेंट का ताल्लुक है मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। अब जैसे इस वक्त हम मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, आज 2 मुहर्रम है, इस वक्त जितनी भी इमाम बारगाह हैं, सबीले हैं, उसमें वाटर कॉर्पोरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टैंकर्स जो है वो सप्लाई कर रहा है। क्यों कि ये हमारा एक मजहबी फरीज़ा है, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन ये है कि जी इनको जो है वो पानी प्रोवाइड किया जाए। अगर ये टैंकर्स ना हो तो अब मुझे बताएं, मैं अभी जब आपके पास आ रहा था तो मेरे पास कुरंगी से आया फ़ोन, बिलाल कॉलोनी से, गुलजार से, उनके पास है कि जी यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, तो वो टैंकर्स के थ्रू ही मैं दे सकता हूँ। जहाँ तक इन हाइडेंट का ताल्लुक है, अगर ये हाइडेंट हम आज बंद कर देते हैं जो कि आउटकट्स के ऊपर हैं हमारे, तो
तो ये अगर हम सोचें कि ये पानी जो है ये एंड तक पहुंच जाएगा, शीरी जिन्ना तक पहुंच जाएगा या डिफेंस तक पहुंच जाएगा या कईमाबाद तक पहुंच जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब कराची की जरूरत 1200 गैलन है, ठीक है, MGD मिलियन गैलन, ठीक है, मिलियन गैलन है। अब इसमें सवाल ये है कि आप कहते हैं कि 650 MGD जा रहा है, ठीक है, सिस्टम में आ रहा है जो लाइंस के थ्रू आ रहा है। अब इससे अगर हम देखें तो ये तकरीबन 50% बनता है, 50%। और अगर आप 10% इसमें वेस्टेज निकालती हैं, ठीक है, तो 65 MGD और माइनस आप इसमें से कर दें तो ये राउंड आपके पास आ जाएगा 500। अच्छा, चले फिर भी 50% ही ऑलमोस्ट कहते हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि 70-75% इलाकों में पानी नहीं है शहर के। देखिए, मैं इस पे बहस करना मुनासिब नहीं समझूंगा इसको। बहुत से इलाकों में पानी ज़रूर मौजूद है, लेकिन उतनी मिकदार में उस क्वांटम के अंदर मौजूद नहीं है जितना लोगों की ज़रूरत है। और गर्मियों में ये आपको ज़्यादा नज़र आता है इन कंपेयर टू सर्दियों में से। गर्मियों में क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग यूसेज ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ये आपको शॉर्टेज ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे कराची की बढ़ती जा रही है, और जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट औरंगी में रहते हैं, औरंगी, बल्दिया, साइट, मेट्रोवेल, वो खुद ये मेरी बात सुन के उनको ये अंदाज़ा होगा कि आज से 20 साल पहले इत्तेहाद टाउन की कितनी पॉपुलेशन थी और कितने घर थे, और आज इत्तेहाद टाउन में कितनी पॉपुलेशन है और कितने घर हैं, या बल्दिया में आज से 20 साल पहले कितने घर थे और क्या पॉपुलेशन थी। वो जो नाजरीन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पॉपुलेशन जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ गई है, लेकिन पानी उतना का उतना ही है। अच्छा, अब सेवरेज सिस्टम की बात जैसे अभी हम कर रहे हैं, सेवरेज सिस्टम के लिए आपने हाल ही में जो 630 मिलियन रुपए की लागत से 20 जदीद जेटिंग और सेक्शन गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन कराची की सड़कों को देखें तो अभी भी गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश करी होता है। देखिए, और अभी तो मानसून सड़ पे खड़ा है जी, शुरू होने वाला है, जो अभी बारिश शुरू होने वाले किसी भी वक्त है। जहाँ तक बारिशों का ताल्लुक है तो बारिश के लिए मैं पहले बारिश को एड्रेस कर लेता हूँ, फिर आपके सवाल का मैं दूसरा जवाब देता हूँ। जहाँ तक बारिश का देखें ताल्लुक है, बारिश के पानी को हमारी सीवरेज की लाइनें जो हैं वो उसको यूँ समझे कि लेने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि हमारा सीवरेज की लाइनें की जो हैं वो सीवरेज के सिर्फ को लेके चलती हैं, क्योंकि कराची में स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम जो है वो नहीं है। ये जितनी भी बारिश होती है, चाहे वो 100 mm की हो या 200 mm की हो, वो अल्टीमेटली जो है हमारी ही सीवरेज की लाइनें जो हैं वो लेती हैं, और वो फिर किसी भी नाले तक या जो हमारी लियारी नदी है या मलीर नदी है वहाँ तक लेके जाती हैं। तो जितनी भी हमारी सीवरेज की लाइनें हैं इनके अंदर ये बेसिकली बारिश के पानी के लिए नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मजबूरी हमारी ये है कि जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमें ये जो जिस गली के अंदर बारिश का पानी खड़ा हुआ होता है, क्यों नहीं बनाते स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज इतने सालों से बैठे स्टॉर्म हैं? वाटर ड्रेन आप लोग क्यों नहीं इसका कोई हल निकालते? स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने की जिम्मेदारी जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन की के जिम्मे में नहीं आती है। वाटर कॉर्पोरेशन के पास सिर्फ दो ही काम है। क्यों नहीं आइडिया देते हुकूमतों को ये काम? देखिए, बिल्कुल ये हुकूमत के ज़ेर गौर ज़रूर होगा। मैं ये समझता हूँ जो अदारा इसके जिम्मेदार है उसके ज़रूर ज़ेर गौर होगा, लेकिन जहाँ तक वाटर कॉर्पोरेशन का ताल्लुक है उसके सिर्फ दो ही काम है कि पानी को सप्लाई करना और सीवरेज को निकासी करना। ये दो काम जो हैं ये वाटर कॉर्पोरेशन के लॉ के मुताबिक वाटर कॉर्पोरेशन के ज़िम्मे में आती हैं। लेकिन जहाँ तक बारिश का ताल्लुक है, बारिश के पानी की निकासी जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी नाले आप देखते हैं, चाहे वो बड़े नाले हैं या छोटे नाले हैं, उनकी सफाई जो है या उसकी टेक केयर करने की जिम्मेदारी जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन की नहीं है, वो एक और अदारा है वो करता है। वो हमारे उसमें नहीं आता है। अब आ जाते हैं कि जी बहुत सारी आपने जगहें देखी हैं और मैं आपके चैनल पे देखता रहता हूँ गाय बगाए, मैं उसको एड्रेस भी करता हूँ। आपकी जो कंप्लेंट आती है उसको फ़ौरन जो है मैं अपने जो मेरे चीफ इंजीनियर से कंसर्न है उनको फॉरवर्ड भी करता हूँ मैं। तो जितनी भी ख़ास तौर पे आप कच्ची आबादी आप देखेंगी तो उसके अंदर होता यह है कि जो ये कच्ची आबादियाँ डेवलप होती हैं, पहले अगर 10 घर बनते हैं तो वो अपनी सीवरेज की लाइन डाल के किसी भी नाले में या किसी भी जगह पे उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद 20 घर बने, 25 घर बने, उन्होंने अपनी लाइन डाली, तो वो लाइनें जो हैं वो एक कोई लेवल मेंटेन नहीं होता है और वो ऊपर नीचे होती हैं, और बाद में फिर प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए होता है। जहाँ तक सेक्शन जेटिंग मशीनों का ताल्लुक जो आपने फरमाया, हमारी इस वक्त जो है सेक्शन जेटिंग मशीनें जो हैं वो कम व बेश जो हैं हमारी टोटल जो हैं ऑल टुगेदर जो मिला के हैं
वो तकरीबन बनती हैं 56 के करीब। 56 हमारा पेयर के तौर पे बनता है, पेयर के तौर पे। वो इस वक्त जो भी इस वक्त कराची शहर के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो बारिश के दिनों में हो या नॉर्मल डेज में हो, तो यही जो सीवर क्लीनिंग मशीन्स हैं ये इस वक्त आपको रोड पे भी नज़र आती हैं और काम करते हुए भी नज़र आती हैं। हाँ, आपने कहा कि नहीं है ताल्लुक, लेकिन हम तो देखते हैं कि जब मानसून होता है, जब वाटर निकासी का सारा मामला है, जो मशीनें चाहिए वो तो वाटर बोर्ड हम देते हैं, हाँ, हम देते हैं, तो आपके पास से आ रही है। लेकिन देखें, क्योंकि वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मेयर जो हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, और नेचुरली एज अ सिस्टर कंपनी हमें उन्हें KMC को जो है वो बैकअप सर्विस देनी होती है और उनके लिए काम करना होता है। हाँ, तो ये कोई और भी मेयर होगा तब भी आप काम करेंगे, या ये चूंकि ये सारा ये हमेशा से आपने किया है? हमेशा से हमने किया, हमेशा से आपने किया है। हमेशा से वाटर कॉरपोरेशन। पहले आपकी बहुत शिकायतें होती थी, अब थोड़ी सी थम गई हैं यानी कि। अच्छा, अब ये एक चीज़ और है, वेरी लास्टली मुझे ये बताएं कि अब जो चूंकि K4 का जो प्रोजेक्ट है, तो उसके बाद क्या कुछ वाकई फर्क पड़ेगा पानी का? कितना पड़ जाएगा, क्या होगा? मैं अर्ज करूं, और कब अगले साल तक हो जाएगा? लोग कुछ करने उम्मीद आपसे? मैं अर्ज करता चलता हूं। 2006 में जब 100 MGD आया था, K3 प्रोजेक्ट जब आया था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया था, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उन्होंने फरमाई थी, और उसके बाद उसकी जो इफ्तिताह जो हुआ था, जब कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट, तो उन्हीं के ज़माने में ही कंप्लीट हुआ था। जब वो 100 MGD पानी आया था तो एक बहुत बड़ा क्वांटम कराची शहर में आया था, और पानी को हमें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है, और काफ़ी पानी बेहतर हो गया था। इस दफ़ा जो आ रहा है वो तो 260 MGD आ रहा है। जो 98 के अंदर K2 प्रोजेक्ट आया था वो भी 100 MGD का था। उसके बाद जो 2026 में 2006 में जब आया तो वो भी 100 MGD, 1200 का तो पूरा नहीं। लेकिन फिर भी ये मैं आपसे बिल्कुल आप देखेंगी इंशाल्लाह कि ये 260 MGD का इम्पैक्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, ये एक चीज और, ये कौन से एरियाज को ज्यादा टारगेट आप इसमें करेंगे? इसके देखिए इससे कौन से एरियाज में जो है वो फर्क पड़ जाएगा? इसके 3 पोर्शन है। हाँ। इस 260 को हमने जो डिवाइड किया है वो इस तरह से किया है कि 65 MGD जो है वो R1 जो है उसके अंदर लांडी 65 MGD जो हम पानी देंगे वो देंगे हम लांडी, कुरंगी, शाह फैसल और अप टू DHA, ये कंप्लीट जो है ये 65 MGD उसको देंगे। 130 MGD जो है जो रिमेनिंग है वो R2 का है, वो जाएगा जो टाउन है, मैं टाउन वाइज अगर आपको बता दूं, वो आएगा गुलशन इकबाल, चनेसर, जिना, सदर, लियारी, ये जितने, और केमाड़ी, ये जितने टाउन हैं ये 130 MGD इनको पानी दिया जाएगा। क्या DHA में भी लोग फिर लाइन के थ्रू पानी फिर रिसीव DHA का एक और प्रोजेक्ट है। एक तो इससे मिलेगा उनको पानी, और दूसरा DHA का एक प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस वक्त अप्रूव किया है, वो आप बहुत जल्द देखेंगे, ग्राउंड पे आ जाएगा। वो डमलोटी से वाया शारा भुट्टो जो है वो मस्जिद आयशा तक जो है एक लाइन डाली जा रही है 32 इंच की, जिसमें 10 MGD पानी जो है वो हम देंगे DHA को, और उससे ये फ़ायदा होगा कि DHA को प्रेजेंटली हम दे रहे हैं 4.5-5 MGD, और DHA की रिक्वायरमेंट जो मैक्सिमम आज एज ऑफ टुडे जो है वो है 12 MGD, तो 3 MGD का फिर भी उनके पास कुशन रहेगा। तो DHA को एक बहुत बड़ा काउंटर मिल जाएगा। उसकी वजह एक तो यह है कि वो सिटी में से कहीं से लाइन गुजर रही है, वो लाइन डायरेक्ट हो जाएगी ना शारा भुट्टो डमलोटी से, हाँ, उसके साथ साथ होती हुई, और वो सीधा मस्जिद आयशा के पास आ जाएगी, और वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, और DHA को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो 10 MGD वो होगा, 5 MGD राउंड फिगर में इस वक्त हम दे रहे हैं, तो 15 MGD से DHA का जो है इस वक्त मामला बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खुशाइन खबर दी आपने, थैंक यू सो वेरी मच। आपको हमने आज मदू किया और आपने बहुत डिटेल मैनर में जो है चीज़ों को बताया। वे होपफुल कि जी नेक्स्ट ईयर तक ये मसला हल हो जाए इंशाल्लाह, क्योंकि पीपल आर रियली एनेक्शियसली वेटिंग फॉर दिस कि किसी ना किसी तरह से चीज़ हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया बदल चुकी है और तारीख का रुख मुड़ चुका है। वो मौज़ा जो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता था, वो ख्वाब जिसे आलमी सियासत के बड़े बड़े पंडित दीवाने की बढ़करार दे रहे थे, बिलाखिर हकीकत का रूप धार चुका है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान दिहाइयों पर मुही दुश्मनी, तलखी और जंग के बादल छट गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके बाद आलमी मईशत में एक जलजला आ गया है। सरमायाकारों की बाछें खिल गई हैं और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तारीखी कमी रिकॉर्ड
रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस पूरे मुआहदे में ईरान ने अपना मौक़िफ़ भी दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत अमरीका के इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा। इस अजीम सफारती कामयाबी के सबसे बड़े स्टेज पर पाकिस्तान का परचम सबसे बुलंद नजर आ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त पर अपने दस्तखत सब्त कर दिए हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत आलमी मीडिया सब पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे पाकिस्तान के लिए एक मुकम्मल और गैर मशरूत कामयाबी करार देते हुए तस्लीम किया है कि इस्लामाबाद ने खत्ते में अमन के लिए वो किरदार अदा किया है जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी का डर पड़ोस समेत इसराइल में भी महसूस किया जा रहा है। इसराइली नुमाइंदे का आइए बयान सुनते हैं। We understand very well what the Pakistanis are doing, and that they're now setting up a new organisation with the Turks and with the Saudis and with the Egyptians, which will have nuclear weapons, much oil, much wealth, and 500 million people. We understand it. What we're seeing again is the truism that Iran never loses a war. Sorry, Iran never wins a war, but it never loses a negotiation. अब सवाल यह है कि क्या ये कामयाबी सिर्फ चंद दिनों या हालिया महीनों की सफारतकारी का नतीजा है? क्या ये दस्तखत इतनी ही आसानी से हो गए जितना स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस चमकती हुई कामयाबी की चमक के पीछे एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी शख्सियत है जिसका जिक्र किए बगैर ये कहानी नामुकम्मल है, बल्कि सरासर नाइंसाफी होगी। ये तारीखी कामयाबी दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अनतहक, खामोश और दूर अंदेश काविशों का समर है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये फील्ड मार्शल के वो तूफानी और स्ट्रेटेजिक दौरे थे जिन्होंने तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान जमी बर्फ को पिघलाया। जब दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी थी तब फील्ड मार्शल ने दोनों दारुल हुकूमतों के बंद दरवाजों पर दस्तखत दी और उन्हें एक मेज पर बैठने पर मजबूर किया। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के वो बयानात, ट्रंप जो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने खुद फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों और खित्ते में उनके असर रसूख का एतराफ़ किया था। आज इस्लामाबाद के ऐवानों में जो जश्न मनाया जा रहा है और मौजूदा हुकूमत जिस तरह इस कामयाबी का सहरा अपने सर भाने की कोशिश करी है, क्या वो इसकी हकदार है? सवाल। और फील्ड मार्शल के बगैर पाकिस्तान इस किस्म का किरदार, वो भी दुनिया के सबसे अहम मामले में, क्या मुमकिन भी था या नहीं? इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। सर, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए हैं, इसके बाद आलमी सियासत का नया रुख क्या देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो अभी MOU पर दस्तखत हुए हैं और इसके आगे जो है वो अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे, 60 दिन तक बातचीत चलेगी। लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई। एक तो ये कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो उसके खोलने के लिए फौरी तौर पे इकदाम शुरू हो गए हैं, हो चुके हैं आप समझें, और 30 दिन तक वो मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी जैसे कि जंग से पहले थी। और दूसरा ये कि सीज़ फायर अमरीका और ईरान के दरमियान, गो कि उन्होंने ये कहा है कि तमाम महाजों पर सीज़ फायर होगा, लेकिन जहाँ भी इसराइल इन्वॉल्व है वो तो ना किसी की बात सुनता है, और बल्कि वहाँ पर अभी ये सरासिमगी पाई जा रही है कि क्या अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। तो आधा अमेरिका तो पहले ही नाराज़ है उनसे, क्योंकि उनको ये एहसास है कि शायद अमरीकियों ने ये इसराइल की जंग लड़ी है और जब उनको कहा गया कि जंग बंद करो वो बंद नहीं कर रहे। तो अब यूँ समझें कि ये इसराइल के लिए भी एक धचका होगा। गो के इस पूरी जंग में अगर किसी ने फ़ायदा उठाया तो इसराइल ने उठाया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि लेबनान में जिस इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। गाज़ा में उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, एक और लाइन ड्रॉ कर ली है, और गाज़ा के जो लोग हैं उनको तकरीबन समुंदर में धक्का देने के लिए तैयार है, और वेस्ट बैंक के लोगों को की जगह अपने लोगों को बसाने का जो मामला है वो भी उन्होंने शुरू किया है। तो अमेरिका को तो काफ़ी हजीमत हुई है हर मैदान में। ईरान ने अपना जो कहा उस पर कायम रहा और साबित कर दिया कि जो खुद एतमाद ममालिक होते हैं, चाहे उनके पास वसाइल कम भी हों, वो अल्टीमेटली वो जीत जाते हैं। जो आप बात कर रही थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अरसा दराज के बाद एक ऐसा लीडर आपको मुयस्सर है जो कि ना सिर्फ खुद बहुत एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं, बल्कि उनको अपने पूरे पाकिस्तान और कौम पर भी एतमाद है। बिल्कुल, मैं आपसे अभी सवाल ये करने ही वाली थी कि इस पूरे मुआहदे के पीछे हमारे यानी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की खामोश और दूर अंदेश काविशों का कितना बड़ा हाथ देखते हैं आप? जी, इससे पहले मैं छोटा सा जिक्र कर दूं कि मैं तफसील से आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये पूरा जो मुआहदा हुआ है इसमें ये याद रखिएगा कि जंग का जो नतीजा अमेरिका चाहता था
वो ना निकलने की वजह से, और आगे भी अगर वो जंग को बढ़ाता तो कोई नतीजा नहीं निकलना था उनके हक में। ये सबसे बड़ी वजह है सीज फायर की। ये आप याद रखें कि अगर जंगों में वो काबू पा लेते ईरान के ऊपर तो फिर ये सीज फायर इस नौयत का ना होता। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान उस यूनिक पोजीशन में था, और साफ ज़ाहिर है कि इसमें हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत जाता है क्रेडिट, और डिप्लोमेसी में भी मिलिट्री डिप्लोमेसी को बहुत क्रेडिट जाता है। तो फिर खुद ब खुद आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन खोले रखी अमेरिका के साथ, और अमेरिका में ऐसे सदर के साथ डोनाल्ड ट्रंप जिसको लोग जिसके करीब से भी नहीं गुजरना चाहते, वहां जाके बातचीत भी की और उन्होंने बेशुमार तारीफें भी की। तो आपकी कम्युनिकेशन का खुला होना अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, ये जो मैंने चार मुखी आपको बताया है, ये पाकिस्तान को आज जिस पोजीशन पे ले आए हैं, ये हमारी आला डिप्लोमेसी का नतीजा है, जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी भी बहुत आगे थी। लेकिन आप याद रखिए कि अपनी जो हमारी फॉरेन ऑफिस है, इसका क्रेडिट हमें नहीं छीनना चाहिए। उनका हम नाम नहीं लेते, ठीक है, लीडर ही सारे काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी फॉरेन ऑफिस को। लेकिन इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो लीड रोल है, जो सबसे बड़ा रोल है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ही है इस पूरी सूरत हाल में। जी राइट सर, पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी पर इजराइल और दीगर पड़ोसी ममालिक में बेचैनी पाई जाती है, कैसे देखते हैं? ये देखें, जो इसराइल की बेचैनी है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि जितने ममालिक थे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इब्राहिम अकॉर्ड होने की बात हो रही थी, इसराइल को तस्लीम होने की बात हो रही थी। अब आप देखिए ना कि स्वाए यूएई के कोई भी मुल्क इसराइल की तरफ राग़िब नहीं है, चाहे आप सऊदी अरब हो या कतर हो, बहरीन किसी हद तक कभी भी है, ओमान हो। तो ये इस बात का उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दूसरा, उनका जो ख्वाब था ग्रेटर इसराइल का, वो बस आप समझें कि यहीं पे रुक गया है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये इर्द गिर्द के मालिक कोई रेजिस्टेंस नहीं देंगे। और सारा भी तो आपको पता है कि वो मुल्क ये सोच रहे हैं कि हम किस मुल्क से ये फ़ायदा हासिल करें कि वो हमारी हिफाजत में हमारी मदद करे। अमेरिका पर उनका एतमाद उठ गया। तो ये तो इसराइल का प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जो इशारा कर रही है हिंदुस्तान का, तो आप देखें कि इस पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में, इवन वेस्ट एशिया को मिला लें, सबसे बड़ा मुल्क भारत है, सबसे ताकतवर मुल्क भारत है अपने अफवाज की तादाद के लिहाज से। तो जब उनको घास ना डाला जाए तो उनकी जो सुबकी होगी उसको, मतलब आप भी समझ सकती हैं, आपके नाज़रीन भी और मैं भी समझ सकता हूँ, तो वो सख्त कटअप है। और मैं ये समझता हूँ, एक पैगाम मैं आखिरी इस ज़िम्मन में पूरा कर दूं, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अब ये बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। वो कहे कि अच्छा, अब बराबरी की सतह पर आते हैं तो हम आपसे बातचीत करते हैं, अपने मसाइल भी हल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जबकि हमने दूसरों के लिए इतनी सालसी की और अमन लेकर आए हैं, तो अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ और अपने अंदरूनी मामलात में भी अमन लाने की अब हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा ही होगा। राइट सर, अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में एक बहुत बड़ी मस्बत तब्दीली देखी गई है। खाम तेल की कीमतों में इतनी बड़ी कमी आ चुकी है कि जो हम सबके सामने है। इससे क्या जो माशी एतबार से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो हल होंगे? देखें, ये तो एक फैक्टर है ना। पहला फैक्टर ये है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मैदान में बहुत बड़ा मकाम पैदा हुआ है। तो आप समझे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का एक मकाम पैदा हुआ है। दूसरा, मेरा ख्याल है कि हर सूरत में अमेरिका और ईरान को एहसानमंद रहना पड़ेगा पाकिस्तान का, जिस तरीके से जितनी काविशें की है, जिनका आपने भी जिक्र किया है, मैंने भी जिक्र किया है। तीसरी चीज ये भी है कि पेट्रोल की कीमतें भी बहुत नीचे गिर गई हैं। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की वही लीडरशिप जिन्होंने इतना चमत्कार दिखाया है और इतने बड़े बड़े मुल्कों को, एक तरफ एक सब्र का, इस्तेकाम का पहाड़ खड़ा था ईरान, दूसरी तरफ नंबर 1 सुपर पावर थी, उनके दरमियान में अमन की बातचीत करवाई है इतनी कड़वाहट के बावजूद। तो मुझे यकीन है कि इतनी अहलियत तो हमें होगी कि हम अपने बाकी जो हमारे अपने नेबर्स हैं उनके साथ भी कड़वाहट कम करें, और जो हमारा इंटरनल पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है उसको भी कम करें, और कुछ ऐसे काम करें कि कोई गरीब आदमी तक भी तो कोई बात पहुंचे, कोई हमें भी सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली मिले और कोई सस्ती रोटी मिले गरीबों को। तो देखते हैं कि अब इस मैदान में हम कितने अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैरूनी मैदानों में अपने गुलाब के फूल समेटते रहे और अपने लोगों को कुछ ना दे पाए तो इसका कुछ भी फायदा नहीं होता।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल नईम रिटायर्ड लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ाकार, और बात हो रही है पाकिस्तान के उस किरदार की जिसके पीछे ये तारीख़ी कामयाबी जो इस वक्त पाकिस्तान ने हासिल की है सफारती महाज पर अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार करके, जंग बंदी करवा के, जिसकी असल कामयाबी की जो अगर कहा जाए क्रेडिट है और जो बॉल है वो जाती है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अंतः खामोश और दूरंदेश काविशों को। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हीं की कोशिश थी, उन्हीं की बदौलत इस वक्त पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग होने से रुक गई और दो मुल्कों के दरमियान जाने से रुक गई। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जान की हिफाजत करना पूरी इंसानियत की हिफाजत है, जैसे एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की इन कोशिशों से पूरी दुनिया में आप समझ लें कि जंग रुक गई, जंग रुकने के साथ साथ लोगों की जानें बच गईं, और इन जानों के बचने का क्रेडिट रोज़े महशर भी उनको ज़रूर जाएगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सभी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।